चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सौरमंडल टॉपिक कवर करते हैं। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी पैट का हो या फिर वनडे एग्जाम, इन सभी में आपसे यहाँ से क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं हूँ सचिन कुमार, आप सभी का एसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सौरमंडल की। तो बात करेंगे सौरमंडल की। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो सौरमंडल है क्या। तो यहाँ से तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको समझ जाना चाहिए कि सूर्य, ग्रह एवं जितने भी सैटेलाइट हैं, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर एक सौर परिवार बनाती है, एक सौर मंडल बनाती हैं। ठीक है, तो सौर मंडल के अंदर आपके सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर सौर मंडल बनाती हैं। अब बात करेंगे सूर्य से। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है, पहला क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि क्या सूर्य एक तारा है। जी हाँ, बिल्कुल सूर्य एक तारा है। तो अगर सूर्य एक तारा है तो क्या प्लानिट जितने हैं क्या वो भी तारे हैं। जी बिल्कुल नहीं, प्लानिट तारे नहीं होते। अब एक क्वेश्चन उठता है सर कि तारा और प्लैनेट में अंतर क्या है। तो बात करते हैं। देखिए, प्लैनेट क्या होता है कि प्लैनेट का अपना एक कोई प्रकाश होता नहीं है। प्लैनेट प्रकाश के लिए वो सूर्य पर डिपेंड रहता है। तो जाहिर सी बात है, जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है वो होता है प्लैनेट, उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट। लेकिन जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है वो होता है स्टार। क्या होता है, स्टार। तो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि प्लैनेट जो होता है उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, और तारे जो होते हैं उसका अपना खुद का प्रकाश होता है। क्योंकि सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य एक तारा है, और पृथ्वी का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये पृथ्वी पर टिकी रहती है, मतलब सॉरी, यानी जो पृथ्वी है वो प्रकाश के लिए सूर्य पर टिकी रहती है, इसलिए पृथ्वी हमारी एक प्लैनेट है। तो जितने भी 8 प्लैनेट हैं सब प्रकाश के लिए किस पर डिपेंड रहती है, सूर्य पर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बात समझ में आ गई, लेकिन अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से केंद्र का ताप, तो ये आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। हाँ, अब यहाँ से जरूर पूछेगा कि सूर्य जो नाभिकीय संलयन करती है तो उसके द्वारा जो ऊर्जा एक्सक्रीट करती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसमें बात करेंगे तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद हीलियम, फिर उसके बाद अन्य गैसें। तो हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है ना, वो होती है 71% की मात्रा यहाँ से उत्सर्जित होती है। जबकि हीलियम की बात करें तो हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5%। चलिए, अब नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल मिला के 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। कितना लेती है सर, 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड, और सोचिए 8 मिनट 16 सेकंड का जो समय लेती है ना, वो कुल मिला के 14.96 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और एग्जैक्ट वैल्यू आप देखिए, आप ऐसे याद कर लीजिए 15 करोड़, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करना है 14.96 करोड़। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 8 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे लिखा 3 × 8 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में वो इतना मीटर की दूरी तय करती है। अब सर मीटर देखिए यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कितना डिस्टेंस है। तो 3 × 8 10 की पावर 8, तो 10 का पावर 8 का मतलब कि 10 के आगे आप 10 में कितना लगा दिया, आप इसमें 8 जीरो लगाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप गुणा कर दीजिए 3 से। तो 3 से गुणा करने के बाद जितना आएगा उतना मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस वो तय करते हैं, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर की दूरी वो तय करती है। इतने उसके प्रकाश की चाल है, स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे सौर कलम का ताप, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप बस ऐसे देख लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा क्या होता है। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या होता है सर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा वो होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब मैंने यहाँ पे सूर्य की बात की, अब सूर्य की बात क्या आता है, ग्रह आता है। तो यहाँ पे मैं ग्रहों की बात कर लेता हूँ। देखिए कुल मिला के हम कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, कुल मिला के 8 प्लैनेट हैं, यानी 8 ग्रह हैं। अब आप पूछेंगे सर 9 होता है। देखिए 9 पहले था, जिसमें आपका क्या शामिल था, प्लूटो शामिल था। लेकिन आपको पता है प्लूटो 2006 में एक मीटिंग होती है जिसमें प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया, ग्रह की श्रेणी में। अच्छा, क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये जो प्लैनेट होता था उसके मानक को नहीं तय करता था। एक तो ये आकार में बहुत छोटा होता था, बहुत छोटा था, तो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको प्लैनेट नहीं माना गया।
तो कुल मिला के 8 प्लानट हैं। अब देखिए 8 प्लानट में पूछता क्या क्या है, बात समझिएगा। सबसे पहले तो आपको एक क्रम पूछ लेगा, सीक्वेंस में बताइए। तो सीक्वेंस में क्या होता है, देखिए ये याद कर लीजिए। सीक्वेंस में सबसे सूर्य के सबसे नियरेस्ट में होता है बुध, उसके बाद शुक्र यानी जिसको वीनस बोलते हैं, उसके बाद पृथ्वी होती है, यानी तीसरे नंबर का प्लानट है पृथ्वी जो सूर्य के निकटतम है। उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल यानी मार्स। फिर देखिए उसके बाद आपका बृहस्पति आती है, यानी मंगल के बाद बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर सैटर्न यानी शनि, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो यहाँ पे अरुण और वरुण, तो आपको याद कर लीजिए यहाँ पे कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 8 टोटल प्लैनेट हैं और उनके जो क्रम है, ठीक है, सूर्य की दूरी से उनका जो क्रम है वो ऐसा है। लेकिन अब देखिए पूछता क्या है, सबसे बड़ी ग्रह क्या है और सबसे छोटी ग्रह। अब याद कैसे करेंगे आप, देखिए फिर आपसे पूछता है कि इनके साइज के आकार में, इनके साइज के आधार पर आप इनको एक क्रम दीजिए। तो साइज के आधार पर मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा प्लैनेट, आपको मैं बताता हूँ। कुल मिला के 8 प्लैनेट हैं। 8 प्लैनेट को 4 में डिवाइड कर दीजिए। हमने डिवाइड कर दिया 4 भागों में। अब 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो जो 5वां नंबर से है वहीं से शुरुआत करिए, 5वें नंबर से शुरुआत करिए। सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति, ये सबको पता है, सबसे बड़ा प्लैनेट आपका बृहस्पति होता है, ठीक है, बृहस्पति होता है। उसके बाद फिर उसी के बाद सैटर्न दूसरे नंबर पे, फिर अरुण, फिर वरुण। अब देखिए इतना हो गया, आपको 4 क्रम तो याद हो गया कि बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 4 क्रम आपको याद हो गया। तो चारों के बाद अब सीधे लौट आइए कहाँ पे, पृथ्वी पर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है 5वें नंबर की प्लैनेट है, पृथ्वी 5वें नंबर की प्लैनेट है। अब पृथ्वी की जुड़वा बहन मानी जाती है शुक्र, तो यानी पृथ्वी के बाद कौन सा है, शुक्र है। क्यों है, क्योंकि भाई पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है। तो जुड़वा बहन क्यों कहा गया, जुड़वा बहन इसलिए क्योंकि रूप, रंग, आकार इन सब में एकदम सेम दिखता है और इसके कुछ काम भी हैं जो पृथ्वी की तरह ही करती है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे रूप, इसके रूप और आकार, मतलब ऐसे कह सकते हैं आकार में ये बिल्कुल पृथ्वी के समान है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसके एक काम है भी मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्रम है। अब देखिए अगर आपको ये ना समझ में आए तो एक चीज़ और याद है, सबसे बड़ा प्लैनेट आप याद कर लीजिए। सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है, ग्रेटेस्ट प्लैनेट आपका बृहस्पति है, यहाँ याद हो गया। सबसे छोटा प्लैनेट आप याद कर लीजिए बुध, क्या याद कर लीजिए, बुध, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, सबसे छोटा प्लैनेट बुध जिसको हम मरकरी बोलते हैं। उसके बाद आप इतना याद कर लीजिए कि तीसरे नंबर जो आपका 5वें नंबर की सबसे बड़ी प्लैनेट है वो है पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी किस नंबर की है, 5वें नंबर की, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आगे बात करूँगा। तो अब हम पूरे ग्रह को 2 श्रेणी में बांट लेते हैं, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह डिसाइड कैसे करते हैं, देखिए कुल मिला के 8 ग्रह हैं, क्लियर हो गया। 8 ग्रह को हमने 4 भागों में बांट दिया। तो 4 भागों में ये जो बांटा है इसको डिवाइड कौन करेगा, इसको डिवाइड करेगा क्षुद्र ग्रह। कौन डिवाइड करेंगे, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक मीडियम आकार के बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो कि बृहस्पति और मंगल के बीच क्या करते रहते हैं, ऐसे आप तैरते रहते हैं, है ना। तो बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाने वाले जो छोटे छोटे चट्टान होते हैं इनको क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र मतलब छोटा, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये बताइए क्षुद्र ग्रह किन 2 प्लैनेट के बीच में पाया जाता है। तो आपको देखना है मंगल और बृहस्पति। और दूसरा तरीका क्या याद करने का, दूसरा तरीका आप याद कर लीजिएगा कि भैया 4 भागों में बांटो। तो चौथे हिस्से पे क्या आ रहा है, चौथे में आ रहा है मंगल और 5वें में आ रहा है बृहस्पति, तो इन दोनों के बीच में आएगा क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पे तैरती रहती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आपको एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे शनि देख लीजिए। शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों रिंग वलय पाया जाता है, यानी वलय पाया जाता है, वलय की आकृति यानी रिंग का छल्ला इसकी आकृति का पाया जाता है, जो कि धूल के कण होते हैं। आप देख लीजिए गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ एक छल्ले की आकृति होती है, ये किस में पाया जाता है, शनि में, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो क्षुद्र ग्रह के पहले वाले जो प्लैनेट हैं इसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक मतलब अंदर। अब अंदर कैसे भाई, अंदर इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल क्षुद्र ग्रह के पहले हैं
और बाह्य ग्रह बिल्कुल कहाँ होंगे, जो क्षुद्र ग्रह के बाहर हैं उसको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो बाह्य ग्रह में आपका ये आ जाएगा बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है, एक बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल है, आप ऐसे याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ एक एक प्लैनेट के बारे में। सबसे पहले बुध की बात कर लेते हैं। बुध क्या है, बुध कह रहा भैया मरकरी। चलिए, सूर्य का सबसे निकटतम सबसे छोटा ग्रह है, सही है, सूर्य का सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह। और कह रहा है कोई भी उपग्रह नहीं है इसका। अब कोई उपग्रह क्या होता है, जैसे देखिए आपको पता होगा कि जो है पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। भाई उपग्रह क्या होता है, उपग्रह वो होता है जो प्लानेट का चक्कर लगाए चारों तरफ। जैसे पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, तो और उसी तरह पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। तो अगर कोई सैटेलाइट, अगर कोई चीज़ प्लानेट का चारों चक्कर लगा रही तो उसको सैटेलाइट बोलते हैं, यानी उपग्रह बोलते हैं। एक ग्रह होता है एक उपग्रह, है ना, ऐसे समझिएगा। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, चंद्रमा। और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका मतलब बुध के चारों ओर कोई चक्कर नहीं लगाता। तो यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन, बुध। अब भैया क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, आप देखिए यहाँ पे सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। तो सबसे जल्दी कौन पूरा करेगा, ऐसे ऐसे अपने पास में ही घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा सूर्य के चारों तरफ। तो सबसे नज़दीक होने के नाते सबसे जल्दी यही तो चक्कर कंप्लीट करेगा। बस उसी हिसाब से जो जितनी दूर रहेगा उतनी ज़्यादा टाइम लेगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे कुल मिला के आप देखेंगे 88 दिन लगता है। जैसे हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगता है, लगभग 365 दिन, इसके अलावा कुछ और घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बुध को केवल 88 दिन लगता है। और सर्वाधिक तापांतर है, वैसे देखिए सर्वाधिक तापांतर सबसे गर्म होता है। क्यों होता है भाई, अब देखिए इसलिए गर्म होता है क्योंकि सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक यही है, तो सबसे ज़्यादा गर्म यही तो होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, आप एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर्वाधिक गर्म ग्रह वो शुक्र को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं, देखिए चलिए यहाँ पे सर्वाधिक चमकीला, देखिए मैंने बताया ना सर्वाधिक ग्रह आपका सर्वाधिक गर्म शुक्र होता है। अब शुक्र की बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए ये देखिए एक चीज़ मैंने बता दिया, सर्वाधिक तापांतर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ताप का अंतर यहाँ पे होता है, आप समझिएगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका क्या है, शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है। अब मैं शुक्र की खास बात आपको बताता हूँ। देखिए शुक्र की बात करते हैं, यहाँ पे शुक्र आपको दिख रहा होगा, इसकी खास बात समझ लीजिएगा। शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन है, पहली चीज़। अब जुड़वा बहन क्यों है, क्योंकि आकार में भी एकदम सही है, आकार में भी एकदम बराबर लगता है, और पृथ्वी के बाद इसी का नंबर साइज में आता है। बात समझ आ रही है, उसके बाद मंगल आता है, सबसे छोटा बुध आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये आपका जुड़वा बहन, एक तो इसलिए कहते हैं, दूसरा चीज़ रीजन ये है कि जैसे पृथ्वी आपका पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती है, सेम शुक्र भी ग्रह ऐसा है जो कि पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती है। तो दोनों के काम एक समान, इसलिए दोनों बहन हो गए। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह आपका माना जाता है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, तो भाई सबसे नियरेस्ट में बुध है, सबसे नियरेस्ट में बुध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरे नंबर का सबसे नियरेस्ट है शुक्र, और इसलिए शुक्र को सबसे क्या बोला जाता है, सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। अब बात करते हैं कि जो शुक्र है, इसकी खास बात ये है कि इसको साँझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साँझ का तारा व भोर का तारा। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको शाम के टाइम भी देखा जा सकता है, व सुबह भी देखा जा सकता है, यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये कहा जाता है। अगर आप देखेंगे दूरदर्शी तो आपको दिखाई देगा, इसीलिए इसको साँझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। अब खैर जो भी हो, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, ये नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसका औसत घनत्व आपको दिख रहा होगा 5.5 यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन संभव है। तो क्यों है भाई जीवन संभव, इसलिए क्योंकि इस पे पानी पाया जाता है, हवा पाया जाता है, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी पर, इसीलिए लाइफ इज़ पॉसिबल इन द अर्थ, इसीलिए पृथ्वी पर ही एक जीवन संभव है। ठीक है, अब देखिए सूर्य से औसत दूरी, तो जब सूर्य की दूरी मैंने बता दी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो वही हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। और अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी,
अब अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, समझिएगा मेरी बात। देखिए ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये अगर मैं कहूँ ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी ऐसे झुकी हुई, मान लो ये इसका आधार है, ये तल है, तो ऐसे कुल मिला के यहाँ पे 23.5 अंश क्या है, झुकी हुई है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, एक मिनट, 23.5 अंश ये बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, ऐसे झुकी हुई है, मान लो आधार हो गया, झुकी हुई है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा होती है, और इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इस काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं, ये काल्पनिक रेखा होती है विषुवत रेखा, इसका मान होता है 0 डिग्री। इसी के जस्ट ऊपर जाइए, अब देखिए जब बीचों बीच रेखा हो गई तो पृथ्वी 2 भागों में बढ़ गया, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। बात समझिएगा कि पृथ्वी को अगर 2 भागों में बांट गया तो उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिणी ध्रुव हो गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए यानी 2 भागों में इसको बांट दिया, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, ठीक है भाई। उत्तरी ध्रुव तो है ही, नीचे दक्षिण ध्रुव है ही। तो अब यहाँ पे समझिए 2 भागों में बांट दिया, तो ठीक इसी के 23.5 डिग्री ऊपर जो होती है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री पे यहाँ पे होता है कर्क रेखा। क्या होती है, कर्क रेखा। और दक्षिण में भी यहाँ पे 23.5 डिग्री पे भी यहाँ पे होती है मकर रेखा। क्या होती है, मकर रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर यहाँ पे आपको मिलेगा कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर आपको मिलेगा मकर रेखा, ठीक है। और इसी के यानी कर्क रेखा के ऊपर, अब जैसे ऊपर जाएंगे आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी भाई, यहाँ 23.5 डिग्री है, तो यहाँ के जस्ट ऊपर और ऊपर जाएंगे यहाँ पे देखेंगे आप 66.5 डिग्री, बात समझिएगा, 66.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 66.5 डिग्री यहीं पे होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री के ऊपर यानी नॉर्थ साइड में 66.5 डिग्री और दक्षिण साइड में भी 66.5 डिग्री पे क्या होता है, ये अपने कक्षा तल के साथ एक कोण बनाती है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के 2 भ्रमण होते हैं, मतलब 2 तरीके की पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी 2 तरीके घूमती है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। देखिए परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन, अब याद कर लीजिएगा, परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन और परिक्रमण को बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। दोनों का अंतर समझिएगा, परिभ्रमण और परिक्रमण। देखिए ये पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है इसको बोलते हैं परिक्रमण, परि मतलब चारों ओर। इस पृथ्वी जो सूर्य की तरफ चारों ओर चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं परिक्रमण, और सूर्य के चारों चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन, और 365 दिन लगभग 5.5 घंटे इतना समय लगाती है लगभग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण का मतलब कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, साथ में ये चक्कर लगाती है, साथ में ये इसका अक्ष हो गया, मान लो ये अक्ष हो गया, अक्ष का मतलब ये इसी पे घूमते हुए जाएगी, इसका इसी का पथ हो गया, मार्ग हो गया, इसी एक, ऐसा नहीं है कि वो इधर भटकते हुए कभी इधर से घूमेगी कभी इधर से घूमेगी, ऐसा नहीं है। उसका एक निश्चित पथ होता है, पाथ होता है, और इसी पाथ पे होते हुए गुजरती है वो। अब जब गुजरेगी तो अब जब घूमेगी तो वो अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, मतलब खुद घूमते घूमते ऐसे ऐसे अपने खुद घूमेगी और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती रहती है। तो जो खुद घूमती है उसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। तो जो 24 घंटे का समय लेती है, इसकी वजह से क्या होता है, 24 घंटे का जो समय लेती है, बात समझ आ रही है, 24 घंटे के वजह से आपका क्या होता है, दिन रात होते हैं, और बाकी जो परिक्रमण करती है इसकी वजह से आपके मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको पता हो गया परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण, ठीक है। अब बात करते हैं उपग्रह चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो ईश्वर ने खुद दिया हो, तो वो क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबको पता है कि जल का 71% भाग पृथ्वी पर अवेलेबल है, 29% भाग आपका स्थल है, लैंड है। अनुमानित आय 4.6 बिलियन वर्ष। हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, पृथ्वी का लगभग धरातल का क्षेत्रफल लगभग 51.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, 51.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल की बात करें, इसे लाल ग्रह है, रेड ग्रह, इसीलिए मार्स इसको इंग्लिश बोलते हैं, उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पे है, निक्स ओलंपिया। और आपसे पूछता है कि 2 उपग्रह पृथ्वी की मतलब मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं, फोबोस और डेमोस।
अब ये एग्जाम में पूछता है, फोबोस और डेमोस ये पृथ्वी के ये मंगल के 2 उपग्रह, जैसे पृथ्वी का एक सैटेलाइट क्या था, चंद्रमा, उसी तरह मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डेमोस। और यहाँ पे देखिए, अब पृथ्वी जो मंगल पे पाया जाता है वो लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड की अधिकता है, लौह ऑक्साइड की अधिकता है, जिसकी वजह से वो रेड दिखाई देता है। अब देखिए बृहस्पति की बात करें, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे अधिक भारी ग्रह, सबसे बड़ा। और आपको पता है हमारे ग्रंथों में बृहस्पति को इसीलिए गुरु कहा जाता है, सबसे बड़ा है इसीलिए इसको गुरु कहा जाता है। ठीक है, और तारा व ग्रह दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, यानी एक तो तारा व ग्रह, तारा मतलब इसके पास खुद का प्रकाश भी होता है और एक प्लानट भी है, ऐसा हो सकता है, इसलिए इसके दोनों गुण पाए जाते हैं। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, मैंने बताया ना, इसकी जब खुद की एनर्जी है इसलिए इसको तारा बोल दिया गया, बाकी प्लानट के मानक को तय करता है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला, देखिए सर्वाधिक उपग्रहों वाला 63 उपग्रह इसके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता करेंगे किसके ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, देखिए सर्वाधिक उपग्रह किसके हो गए, बृहस्पति के, और दूसरा सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, शनि के। ठीक है, यहाँ देखिए अब शनि की बात कर लेते हैं, तो शनि के चारों ओर चमकदार वलय में छल्ला, ऐसे ये ग्रह है शनि, और इसके चारों ओर ऐसे रिंग पाया जाता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ये ग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टिटान है, क्या है, टिटान। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पता करना है कि किसके पास ज़्यादा उपग्रह है, तो आइए मैं आपको बता दूं। देखिए चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्रम। सबसे बड़ा, देखिए मैंने कहा था ना, यहीं से तोड़िए, 4 में तोड़ दिए, यहाँ से कुल समझ में आएगा। 4 से तोड़ेंगे तो 5वें से आपको साइज भी पता चल जाएगी। उसके अलावा यहीं से आपको ये भी भाई बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसके सैटेलाइट हैं। बृहस्पति सबसे ज़्यादा बड़ा है इसलिए इसके उपग्रह भी सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके हैं, शनि के हैं, फिर अरुण के हैं। ठीक है, इसी तरह इसके पास उपग्रह की संख्या ज़्यादा है, जो जितना बड़ा उसके पास उतना ही उपग्रह पाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 मिनट, चलिए, हाँ यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो जितना बड़ा उसके पास उतने ही प्लैनेट। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह आपका शनि है, इसलिए शनि के पास। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उपग्रह है, फिर अरुण है तीसरे नंबर पे, फिर अरुण के पास तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, फिर वरुण है, वरुण के पास चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, हाँ लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी के पास 1 है, तो ये चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 4 ही आपको याद करने, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट की, और जिसका नाम है शनि की, हमने बात कर ली। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे अरुण की, यूरेनस जिसको बोलते हैं। तो अरुण का यहाँ पे क्या है, अरुण का यहाँ पे पोजीशन क्या है, तो भाई अरुण यहाँ पे ये है। ठीक है, इनकी हम बात कर लेते हैं। चलिए अरुण की बात कर लेते हैं। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने किया। तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, 180 डिग्री पर लेटा हुआ ग्रह, एक मतलब लेट गया ऐसे पूरा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो पृथ्वी ऐसे है, तो ये जो है ये बिल्कुल ऐसे लेट गया, ऐसे लेट गया है। ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं भैया, लेटा हुआ ग्रह आपका अरुण को बोलते हैं। हाँ, ये भी पूर्व से पश्चिम को सूर्य की परिक्रमा। तो हमने किसको उसको देखा, आपका वीनस हो गया पूर्व से पश्चिम, इसके अलावा आपका अर्थ तो करता है, इसके अलावा आपका एक और कौन हो गया, अरुण हो गया, यानी यूरेनस, अरुण भी हो गया। ये 3 ग्रह आपके क्या कर रहे हैं, अभी तक समझ में आया कि पूर्व से पश्चिम। इसको हम क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। और वलय भी है, इसके पास भी रिंग होता है, यानी इस प्लैनेट के चारों तरफ भी हल्का सा रिंग पाया जाता है। ठीक है, हल्का सा रिंग पाया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब कह रहे हैं वरुण की बात कर लेते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, खोज तो इसको याद नहीं करना है, सबसे ठंडा ग्रह ये याद करना है वरुण। अब कैसे याद करेंगे सबसे ठंडा, भाई एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन है, सबसे ज़्यादा दूरी पर वरुण है, तो ठंडा सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा, वरुण ही रहेगा, क्योंकि इसका प्रकाश यहाँ पे क्या है, बहुत कम पहुँच पाता है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा हमेशा। तो सबसे ठंडा वरुण, सबसे गर्म शुक्र। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हम वरुण तक चले आए। अब लास्ट हमारा एक उपग्रह, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का जो है चंद्रमा। तो सबसे ठंडा ग्रह तो हमने बताया वो आपका अरुण है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। इसका मान पृथ्वी के बल का, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बल पाया जाता है, जैसे पृथ्वी पे तो ग्रेविटी पाई जाती है, और ग्रेविटी की वजह से ही हम क्या करते हैं, कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं नीचे आता है, और ग्रेविटी की वजह से ही हमारे यहाँ भार, जो भार व्यक्ति के अंदर या किसी वस्तु के अंदर, जो पदार्थ के अंदर भार पाया जाता है ना, वो ग्रेविटी की वजह से होता है। कैसे होता है बताता हूँ। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी पे जो ग्रेविटी पाया जाता है उसका 1/6 भाग ग्रेविटी वहाँ पे कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, चंद्रमा पर। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ग्रेविटी ही आपके भार को तय करती है, यानी कोई वस्तु कितना भारी होगा, किस प्लैनेट पर कितना भारी होगा, ये तय करता है कि वहाँ पे ग्रेविटी का मान क्या है। तो एक बात बताइए, जब चंद्रमा पर ग्रेविटी का 1/6 भाग पाया जाता है, तो इसका मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी वस्तु के भार का 1/6 होगा। बात समझ आ रही है। पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु जितनी भारी है उसका 1/6 भारी होगा वही वस्तु चंद्रमा पर। यानी आप सोचिए ऐसे कि अगर मैं कहूँ 60 किलोग्राम आपका भार है पृथ्वी पर, तो आप चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा पर 60 का 1/6 निकालिए, 60 × 1/6 तो 6 दाम 60, यानी चंद्रमा पर आपका भार 10 किलोग्राम होगा, 10 किलोग्राम। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट, जो आपके जो अंतरिक्षी यात्री होते हैं, वो जब चंद्रमा पर उतरते हैं, देखिए वो बिल्कुल ऐसा लगता है गद्दे की तरह उछलते हैं, क्योंकि भार ही नहीं होता उनके पास, है ना। तो ये होता है। तो पृथ्वी पर जो चंद्रमा की बात की हमने, पृथ्वी के भार का 1/6 वहाँ पे होता है, क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी की 1/6 होती है। ठीक है। हाँ, चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है, 59%, यानी आधे से ज़्यादा। और हमको पता है कि चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है। परिक्रमण यानी उसके चारों तरफ, और परिभ्रमण मतलब खुद भी घूमती है। सेम तरीका चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ करती है, यानी चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ तो घूमती है और खुद भी घूमती है। और इसका जो दोनों टाइम है वो बिल्कुल समान है, यानी खुद के अक्ष पर जितना समय एक चक्कर लगाने में पूरा करती है, वही एक चक्कर पृथ्वी के चारों लगाने में पूरा करती है। जबकि पृथ्वी का तो अलग है, पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर 365 दिन कुछ घंटे में लगाती है, जबकि अपने अक्ष पर वो 24 घंटे लगाती है। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है भाई, वायुमंडल मतलब हवा पानी ये सब, वायुमंडल मतलब हवा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1900 नील आर्मस्ट्रांग, अपोलो जो यान था उसके द्वारा इन्होंने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.3 सेकंड में पहुंचता है, यानी रात के टाइम 1.3 सेकंड में। और ठीक है, चलिए चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना है, 4,06,000 किलोमीटर आपका चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी तो ये 3,64,000 किलोमीटर है। ठीक है। हो सकता है कि एक साइड से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो, एक साइड से कम हो, तो वही होता है। न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके सौर मंडल से बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। और हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे जो चैनल है ना, इसके लास्ट में आप देखेंगे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा पर्यावरण का लेक्चर मिल जाएगा, आपको इसमें मैथ का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, तमाम लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।